आइएगा, देखिएगा हमने क्या सीखा था कि हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है, यानी जो भी एक्सपेंसेस मैनेजमेंट या एंटिटी क्वालिटी प्रोग्राम के लिए खर्च कर रही है उनको हमने 4 हिस्सों में क्लासिफाई करके उसका एक प्रेजेंटेशन सीखा था। वो 4 हिस्से क्या थे? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आइए उसी पॉइंट पर बेस्ड हमारे पास पेपर नंबर 20 के स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है। पेपर नंबर 20 के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आइए क्या बोला है देखो। TQ लिमिटेड implemented a quality improvement program and had the following result। एक कंपनी है जिसने अपने यहां पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम लगाया है और उसने आपको ये रिजल्ट जो था वो आपके साथ शेयर किया। 11 और 12 में सेल्स 6,000 है, रुपीज इन 1000 कॉमन चल रहा है। स्क्रैप की कॉस्ट आई है 600 और 300, रिवर्क की कॉस्ट 500 और 400, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन 200 और 240, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम्स 300 और 150, क्वालिटी ट्रेनिंग कॉस्ट 75 और 150 और मटेरियल इंस्पेक्शन 80 और 60। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द क्वालिटी कॉस्ट एज प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आपको यह बताना है कि आपके पास कौन कौन सा खर्चा किस किस हेडिंग में जाएगा एंड एक्सप्रेस ईच क्लास एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और हर एक पर्टिकुलर क्लास का सेल्स पर परसेंटेज आपको बताना है। तो आइए हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। लीजिएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। तो मैंने आपको कहा था पहले हमें फॉर्मेट बना लेना है। इस बार फॉर्मेट में 2 बड़े कॉलम जिसमें 2 सब कॉलम बनेंगे। एक तो आपको ईयर दे रखा है 2011, यहां तो अमाउंट लिखूंगा और यहां मुझे परसेंटेज ऑफ सेल्स को रिफ्लेक्ट करना है। फिर यहां 2010 का डेटा लूंगा। मैं गलत लिख रहा हूं क्या सही लिख रहा हूं, सॉरी, 2011 और 2012, 2012 का भी अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सेल्स, क्योंकि उसने बोला है हर पर्टिकुलर क्लास का सेल्स के ऊपर आपको परसेंटेज बताना है। देखिए लगभग 6-7 है तो 2-2 3-3 लाइनें मुझे एक एक क्लास के लिए चाहिए। आओ ए मेरे पास है प्रिवेंशन कॉस्ट, ए मेरे पास है प्रिवेंशन कॉस्ट।
बी मेरे पास है अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट। सी है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और डी मेरे पास है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली कॉस्ट मुझे दी हुई है स्क्रैप। तो मुझे ये पता है कि स्क्रैप को तभी किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को जब क्वालिटी फेल हो जाएगी। तो ये मेरे पास इंटरनल फेलियर की कॉस्ट का हिस्सा आ गया स्क्रैप। क्वालिटी बिगड़ गई तो प्रोडक्ट को मुझे स्क्रैप्ड करना पड़ा। कितना है, यहां 600 और यहां 300, 600 और 300। नेक्स्ट आइएगा, अब आपको दे रखा है रीवर्क कॉस्ट। तो रीवर्क भी तभी होता है जब क्वालिटी फेल हो जाएगी। तो रीवर्क करवाने की कॉस्ट भी इंटरनल फेलियर का पार्ट है। 500 और 400 ये लीजिए, यहां लिख देते हैं रीवर्क। रीवर्क 500, 400। नेक्स्ट आगे बढ़िए। उसके बाद दे रखा है प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, जो कि आपका नॉर्मल इंस्पेक्शन है। तो वो अप्रेजल का पार्ट होगा, क्योंकि जितने भी नॉर्मल इंस्पेक्शन होते हैं वो मैंने आपको बताया था अप्रेजल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो लिख दीजिए अप्रेजल कॉस्ट में प्रोडक्शन इंस्पेक्शन क्या कॉस्ट दी हुई है इसकी आपको, 200 और 240। ये आ गया 200, ये आ गया 240। आगे बढ़ते हैं। वारंटी क्लेम तभी आता है जब आप डिफेक्टिव गुड्स को कस्टमर को दे देते हो। तो यानी प्रोडक्ट वारंटी का जो क्लेम है वो एक्सटर्नल फेलियर का पार्ट हो गया। प्रोडक्ट वारंटी, तो प्रोडक्ट वारंटी आपके पास आ गया 300 और 150। 300 और 150। आगे बढ़िए। प्रोडक्ट वारंटी के बाद क्वालिटी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमेशा डिफेक्ट को रोकने के लिए की जाती है। तो क्वालिटी ट्रेनिंग हमारी प्रिवेंशन का पार्ट हो गया। क्वालिटी ट्रेनिंग बताइए, क्वालिटी ट्रेनिंग की कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 75 और 150। और उसके बाद लास्ट हमें दे रखा है मटेरियल इंस्पेक्शन। नॉर्मल इंस्पेक्शन है,
तो बताइए मटेरियल इंस्पेक्शन आपका आ गया 80 और 60। ये लीजिए हमारे पास सारी कॉस्ट हो गई, इनका टोटल लगाते हैं 75 और 150। अब साथ ही उसने आपको क्या बोला है, इसका सेल्स पर परसेंटेज भी निकालिए। तो 75 डिवाइड बाय 6000, यानी इस कॉस्ट का सेल्स पर परसेंटेज आ गया 1.25। 125 डिवाइडेड बाय 6000, ये आ गया 2.5%। अप्रेजल का टोटल है इधर 280, 300। आइए 280 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये आपके पास आ गया 4.67 और 300 डिवाइड बाय 6000, ये आपका आ गया 5%। ये आ गया 1100, 700। 1100 डिवाइड बाय 6000, तो ये आ गया हमारे पास 18.33%, और 700 डिवाइड बाय 6000 11.67%। थ्री हंड्रेड और 150, 300 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये आ गया आपके पास 5%। 150 डिवाइड बाय 6000, 2.5%। टोटल क्वालिटी कॉस्ट। अब हम अगर टोटल क्वालिटी कॉस्ट देखें 2011 में 75, 75 में 280 प्लस कर दो, 1100 प्लस कर दो, और 300 प्लस कर दो, तो 1755। और अगर नेक्स्ट ईयर 2012 में हम देखें तो 150 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 150, 1300। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया, जिसमें हमसे क्या मांगा गया था कि क्वालिटी कॉस्ट में क्लासिफिकेशन देना था और हर पर्टिकुलर क्लास का सेल्स के ऊपर आपको परसेंटेज लगाना था। अब दूसरा इसने पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, इंप्रूव होने की वजह से आपका प्रॉफिट में क्या इंक्रीज हुआ। आइए यहीं पर अगर मैं सेल्स लिख दूं, या सेल्स की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बताना है प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होगा, तो मैं सेल्स के बजाय इसका जो सही तरीका है हम उस पर जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले आपकी क्वालिटी कॉस्ट का टोटल खर्चा आता था 1755 का, अब आपकी क्वालिटी कॉस्ट का खर्चा 1300 हो गया। क्या आप ये मानते हैं कि अगर कॉस्ट गिरेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा?
मैं इसको सेल्स में से इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर सीओजीएस वगैरह पता नहीं है, मुझे केवल और केवल क्वालिटी कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है। बट मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो कॉस्ट का रिडक्शन होना क्या बताता है, प्रॉफिट का इंक्रीज होना ही बताता है। तो आप लिख दें बी पार्ट का आंसर, लिखे कॉस्ट रिडक्शन will increase profit of, क्या नाम था कंपनी का, कंपनी का नाम था टीक्यू लिमिटेड। Cost reduction will increase profit of TQ Limited by 17553030। ये लीजिए, आपकी कॉस्ट जितने से गिरी, ऑटोमेटिकली बात है कि कंपनी का प्रॉफिट जो होगा वो उतने से ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताइए क्या अब आपको ये प्रैक्टिकल पार्ट समझ आ गया कि अगर हमारे पास कई सारी कॉस्ट दी हुई होंगी तो हमें उन्हें क्लासिफाई करना है चार हिस्सों में, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। और इस तरह से एक रिपोर्ट आपको बनानी होती है जिस रिपोर्ट में हम ये सारी बातें दिखाएंगे। बताइए क्या क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? आओ अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल टॉपिक इसका बताता हूं, उसका भी हमारे पास स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। तो आप हेडिंग डालेंगे वापस से, हाउ टू इवेल्युएट हाउ टू इवेल्युएट implementation, how to evaluate implementation of total quality management। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ टू इवेल्युएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। हम टीक्यूएम के इंप्लीमेंटेशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि क्या टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद रहा या टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना फायदेमंद नहीं रहा। तो उसका इवेल्युएशन आपको करना है। हाँ आप लिख सकते हैं, बाकी यहां जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो मैं आपको नोट्स में शेयर करूंगा, बस मैं अभी उसको यहां दिखा नहीं पा रहा हूं। तो अभी मैं आपको उसको समझा रहा हूं, आप चाहे तो कॉपी में ये डायग्राम बना सकते हैं। मुझे ये बताना है बस आपको कि अगर एक कंपनी टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना चाह रही है, अब उसने टीक्यूएम इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब वो इवेल्युएट कर रही है कि भैया ये जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है ये कैसा रहा। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिस्टम पर। प्रेजेंट सिस्टम का मतलब होता है
नो टीक्यूएम। धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनते चलोगे, समझते चलना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट सिस्टम का मतलब है मैनेजमेंट ने अभी तक टीक्यूएम को इंप्लीमेंट नहीं किया है। मैनेजमेंट ने अभी तक टीक्यूएम को इंप्लीमेंट नहीं किया है। आओ, सबसे पहले हमने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया। परचेज 100 kg, 100 kg रॉ मटेरियल हमने खरीदा अपने बिजनेस में प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए। ये रॉ मटेरियल हमारे स्टोर में गया, ये रॉ मटेरियल हमारे स्टोर में गया। जानते हो स्टोर में बहुत पुअर हैंडलिंग होती थी, टीक्यूएम मेंटेन नहीं हो रहा है। हमारे जो एम्प्लॉइज थे स्टोर में, वो सामान को उठाते और फेंक देते, भर देते स्टोर में। तो क्या होने लगा, स्टोरेज लॉस आने लगा। स्टोरेज लॉस आने लगा। हमारे 10 केजी मटेरियल का स्टोरेज में नुकसान हो गया ड्यू टू पुअर हैंडलिंग। क्यों? वी आर नॉट फॉलोइंग एनी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो स्टोरेज करने में हमारा 10 केजी का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास प्रोडक्शन पर्पस के लिए 90 केजी रॉ मटेरियल बनेगा। आइए, मैंने इसे इशू कर दिया, इशूड टू प्रोडक्शन 90 केजी। ये मेरा फैक्ट्री प्रीमाइसेस है जहां मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है। चूंकि मैंने अपने यहां पर कोई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं लगा रखे हैं, हम हैंडल ही नहीं करते हैं किसी चीज को, तो हमारे पास प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहे हैं। ये नुकसान क्यों हो रहे हैं? हमारे जो वर्कर्स थे ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी तो उन्हें इफेक्टिवली काम करना नहीं आता था। हमारी जो मशीनें थी उनमें हमें कुछ पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत थी, हमने ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा होने लगा, मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा होने लगा। तो हमने ये देखा, प्रोसेस लॉस हुए हमारे। 10 केजी का, हमारा 10 केजी का क्या हो गया, प्रोसेसिंग लॉस हो गया। ठीक है भाई, इसका मतलब हुआ हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, हमने 80 केजी किया। और इस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से हमारे पास 5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गई। यानी 1 यूनिट बराबर 16 केजी का कंजम्पशन हो रहा था और हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनने लग गया।
1 यूनिट बराबर 16 kg। हमने 5 यूनिट फिनिश गुड्स की बना दी। आ जाओ, ये 5 यूनिट हमने इंस्पेक्शन के लिए भेजी कि भैया गुड्स क्वालिटी का मतलब आप समझ रहे हो, कस्टमर को डिलीवर करने से पहले कुछ तो चेक करोगे। तो हमने इंस्पेक्शन किया, हमें पता लगा डाउनग्रेडेड 2। डाउनग्रेडेड मतलब ऐसी कुछ आप ये कह सकते हो डिफेक्टिव यूनिट्स बन गई। डाउनग्रेड, जो क्वालिटी बननी चाहिए थी प्रोडक्ट की वो नहीं बनी। इंस्पेक्शन करने पर ही मुझे पता लग गया कि 2 यूनिट खराब बनी है। मैंने डाउनग्रेडेड यूनिट को अलग कर दिया, इन्हें कस्टमर को नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकी क्वालिटी मुझे देखने से ही पता लग गई कि कस्टमर को जो चाहिए था वो ये नहीं है। इसका मतलब अब मैंने कस्टमर को 3 यूनिट डिलीवर कर दी। मैंने कस्टमर को 3 यूनिट डिलीवर कर दी। डिलीवर्ड 3 यूनिट्स मैंने किसको डिलीवर कर दी? मैंने अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दी 3 यूनिट्स। अब कस्टमर जब अपने पास 3 यूनिट लेकर गया तो उसने उनको काम में लेना चालू किया, क्योंकि भैया वो उसका यूज करके अपने लिए कुछ बनाना चाहता है। तो ये पता लगा कि 2 यूनिट उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। स्पेसिफिकेशन लॉस हो गया 2 यूनिट्स। स्पेसिफिकेशन लॉस हो गया 2 यूनिट का। ऊपर करूं, ये लो मैं बिल्कुल दिखा देता हूं आपको पूरा डायग्राम। ये लीजिए, आप देखो हमारे पास हर स्टेज पर नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, आप निश्चिंत रहो। अगर आप ये नहीं उतारोगे, मैंने ये डायग्राम नोट्स में भी बना के दिया है। हालांकि मैं उससे भी पढ़ा सकता था, बट वो समझ नहीं आता जितना अब आपको मेरे लिखने से ये सारी बातें समझ आएंगी। इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं, बजाय उसके कि मैं उसको डायग्राम प्रिंटेड से आपको पढ़ाता। स्पेसिफिकेशन लॉस आप जानते हैं क्या होता है? देखिए, कई बार प्रोडक्ट में कुछ ऐसे लॉसेस या डिफेक्ट होते हैं जो तभी पता लगते हैं जब आप उस प्रोडक्ट को काम में लेने लगते हैं। जो दिखाई देने पर पता लग जाए उसे तो बोलते हैं डाउनग्रेडेड लॉस। यानी डाउनग्रेड, हमारा प्रोडक्ट कम ग्रेड का बना है, वो हमें ही पता लग गया, पहले ही बाहर कर देंगे, वो तो मैं कस्टमर को भेजूंगा ही नहीं। अब समस्या ये हुई कि कुछ ऐसे डिफेक्ट प्रोडक्ट में होते हैं जो कि देखने पर या इंस्पेक्शन पर पता नहीं लगते। तो उन गुड्स को हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। लेकिन जब कस्टमर ने एक्चुअल में काम में लेना चालू किया तो कस्टमर को क्या पता लगा कि यार इसमें से 2 यूनिट तो ऐसी हैं जो काम में आने लायक ही नहीं है। उनका पता देखने से नहीं चल रहा था, जब काम में लेना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा। तो उस लॉस को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन लॉस। नाउ इन समरी, कस्टमर के पास जो गुड यूनिट थी वो केवल एक थी। ये लीजिए,
एक्चुअल गुड यूनिट इज 1। ये हमारा यहां पर एक प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है। 100 kg माल खरीदता हूं, 5 यूनिट बनती है, लेकिन कस्टमर तक एक ही काम की है। कितने सारे लॉसेस मेरे हो रहे हैं बताइए। इस डायग्राम में अगर आपको कोई पॉइंट अब पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं, कोई टीक्यूएम हमने मेंटेन नहीं किया है। हम नॉर्मली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार 100 kg मटेरियल खरीद के 5 यूनिट बनाते हैं और कस्टमर के काम की एक ही यूनिट है। ये क्या हो रहा है, हम ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे अपने बिजनेस में। हम कस्टमर को जानते हो, अगर डिफेक्टिव यूनिट देंगे ना तो, समझ रहे हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भले ही 1 यूनिट थी, उसको 1 यूनिट से काम चल गया, लेकिन जानते हो होता क्या है, अगर मैं कस्टमर को डिफेक्टिव माल भेजूंगा ना तो उससे मेरा मार्केट शेयर गिरता है। बस समझ रहे हो मेरी बात को, मार्केट शेयर गिरना। आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप उसको डिफेक्टिव देते हो, भले ही आप बाद में वापस ले लेते हो, बट कस्टमर के दिमाग में आपकी जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, वो डाउन होना चालू हो जाती है। आओ अब इसी बात को जरा अपन समझते हैं। मैनेजमेंट ने सोचा यार क्यों ना हम अपने यहां पर टीक्यूएम प्लान को इंप्लीमेंट करें। टीक्यूएम का मतलब था एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो कि मेरे हर स्टेज पर होने वाले लॉसेस को रिड्यूस करना चालू कर दे। हमने अपने लोगों को ट्रेनिंग देना चालू की। हमने अपने साथ कई ऐसे चेंजेस किए जिनकी वजह से हमारे हर तरह के लॉसेस का कम होना चालू हो गया। तो हमने टीक्यूएम इंप्लीमेंट किया। आओ अब मैं आपको बताता हूं टीक्यूएम इंप्लीमेंटेशन की वजह से क्या क्या हुआ। लेट अस अज्यूम, एक चीज को मैं कॉमन कर देता हूं कि मेरे कस्टमर को एक्चुअल गुड यूनिट यहां पर भी 1 ही मिल रही है। एक्चुअल गुड यूनिट 1। आओ मैंने अपने यहां पर ध्यान से सुनना बिल्कुल, टीक्यूएम को इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से मेरे लॉसेस 50% कम हो गए। ये कितना कम हुआ ये क्वेश्चन बताएगा, मुझे बस दो चीजों को इवेल्युएट करना है और मैं वही इवेल्युएशन आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। मैंने आपको ऊपर क्या लिखा, हाउ टू इवेल्युएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। जितने लॉसेस टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करने की वजह से कम होंगे वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी, आपको सिर्फ उसको इवेल्युएट करना है। तो मैंने ये बोला कि क्या हुआ, मान लेता हूं मेरा स्पेसिफिकेशन लॉस 50% गिर गया। क्यों, क्योंकि जीरो नहीं होगा एकदम से। आप जब टीक्यूएम इंप्लीमेंट करते हो तो लॉसेस कम होना तो चालू हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई चमत्कार हो जाएगा और टीक्यूएम लगाते ही फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो जाएगा। उसको करने में कई साल लग जाते हैं आपको। स्पेसिफिकेशन लॉस हुआ 1 यूनिट। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि मैं कस्टमर को जितनी यूनिट्स डिलीवर करूंगा उसमें से एक उसके काम की नहीं होगी और एक वो रख लेगा। तो इसका मतलब मुझे कस्टमर को 2 ही यूनिट डिलीवर करनी पड़ेंगी या नहीं, अब 3 नहीं देनी पड़ेंगी। लीजिए,
डिलीवर्ड टू यानी 2 यूनिट डिलीवर करूंगा, उसमें से एक मेरे पास वापस आ जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी ड्यू टू द स्पेसिफिकेशन लॉस, और 1 यूनिट को कस्टमर अपने पास रख लेगा। अब अगर मैंने उसे 2 यूनिट दी और मुझे ये पता है अब टीक्यूएम की वजह से डाउनग्रेडेड यूनिट्स डाउनग्रेडेड यूनिट्स 1 आ जाएगी, केवल लॉस 50% कम हो गया टीक्यूएम से, तो मेरी जो डाउनग्रेडेड यूनिट्स हैं वो अब केवल 1 रही। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा सोचो थोड़ा सा, मुझे केवल 5 की जगह 3 ही यूनिट बनानी पड़ेगी। मेरे लॉसेस कम होने का इंपैक्ट क्या पड़ा कि मुझे प्रोडक्शन ही कम करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? प्रोडक्शन क्यों कम करना पड़ेगा? क्यों? मुझे पता है कस्टमर को 1 यूनिट चाहिए, एक का स्पेसिफिकेशन लॉस होगा, एक डाउनग्रेडेड बनेगी। तो बताओ कितनी यूनिट बनानी पड़ेगी मुझे? थ्री यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। मुझे केवल और केवल अब 3 यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। अगर 3 यूनिट बनाऊंगा, उसमें से 1 यूनिट डाउनग्रेड होगी, हटा दूंगा इंस्पेक्शन के दौरान, 2 यूनिट कस्टमर को डिलीवर कर दूंगा, 2 यूनिट में से 1 यूनिट स्पेसिफिकेशन लॉस की वजह से कस्टमर मुझे वापस कर देगा, और उसके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट बच जाएगा। आओ, अब अगर 3 यूनिट बनानी है तो मुझे मटेरियल का यूटिलाइजेशन कितना करना पड़ेगा? एक यूनिट को बनाने में 16 kg लगता है, तो 3 यूनिट को बनाने में मेरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बताइए। अड़तालीस के जी। मुझे केवल और केवल इफेक्टिवली अब 48 kg यूज करना है। मेरा प्रोसेस लॉस आधा हो गया, यानी 5 kg ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने टीक्यूएम को मेंटेन कर दिया है। टीक्यूएम को मेंटेन करने का मतलब हो गया प्रोसेसिंग के टाइम पर मैंने अपनी मशीनों के पार्ट्स को सही टाइम पर रिप्लेस करना चालू कर दिया, ताकि मटेरियल का ज्यादा कंजम्पशन ना हो। तो प्रोसेसिंग के दौरान केवल 5 kg का नुकसान होगा। यानी इशूड टू प्रोडक्शन केवल 53 kg करना पड़ेगा। स्टोरेज लॉस मेरा केवल 5 kg होगा। स्टोरेज लॉस मेरा केवल 5 kg होगा, क्योंकि टीक्यूएम की वजह से मेरा नुकसान आधा हो गया। तो बताओ मुझे मटेरियल परचेस क्या करना पड़ेगा?
आप देखो अब जरा, कहां आपको 100 केजी मटेरियल खरीदना पड़ता था एक गुड यूनिट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। यानी आपके देखो कितना नुकसान हो रहा था, मटेरियल की कॉस्ट कितनी महंगी आ रही होगी, स्टोरेज का खर्चा ज्यादा हो रहा होगा। एक यूनिट को कस्टमर को डिलीवर करने के लिए आपको 100 केजी मटेरियल चाहिए था, लेकिन टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करने की वजह से, टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करने की वजह से आपका जो रॉ मटेरियल है अब आपको केवल 58 केजी चाहिए। आपको रॉ मटेरियल जो है वो केवल 58 केजी चाहिए। कॉस्ट में सेविंग आना चालू हो गई। ये होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टीक्यूएम। ये तो मैंने एक मटेरियल से प्रोडक्शन पर पहुंचा। इसके अलावा क्या होगा, लेबर को ट्रेनिंग देना चालू करोगे। अगर लेबर को ट्रेनिंग दोगे तो जानते हो लेबर इफेक्टिवली काम करेगा। इफेक्टिवली काम करेगा तो दो फायदे, मटेरियल का वेस्टेज कम होगा, लेबर का आइडल टाइम गिरेगा। अगर लेबर एफिशिएंट हो जाए काम को करने में ट्रेनिंग की वजह से, तो वो काम को कम समय में पूरा कर पाएगा। मशीनें, अगर आप मशीनों के पार्ट्स को टाइम टू टाइम रिप्लेस करोगे तो जानते हो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो हर प्रोडक्ट को बनाने में जो मशीन टाइम का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंपैक्ट मुझे क्वेश्चन में दिए जाएंगे। मैंने तो एक प्रोसेस आपको समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। आपके मॉड्यूल में इसी पैटर्न पर एग्जांपल दिया हुआ है कि टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करने से पहले क्या क्या होता था, क्या क्या लॉसेस होते थे, कितना समय लगता था, कितना मटेरियल लाते थे, क्या खर्चे होते थे। और जैसे ही हमने टीक्यूएम को इंप्लीमेंट किया तो उसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए। वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स। हमें हर कॉस्ट के स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे कि अच्छा टीक्यूएम से पहले ये होता था, टीक्यूएम के बाद ये होने लग गया। जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम उन दोनों को इवेल्युएट करेंगे, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करना हमारे लिए सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। हम इससे क्या सीखना चाहते हैं, वेदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सक्सेसफुल और नॉट फॉर द एंटिटी। ये जानना चाहता हूं मैं। इवेल्युएट करने का मतलब ये होता है किस तरीके से मैं हमारे पास दिए गए क्वेश्चन को इवेल्युएट करूंगा बिफोर टीक्यूएम कॉन्सेप्ट और आफ्टर टीक्यूएम कॉन्सेप्ट को। अब आप मुझे बताइए, अगर इनमें से आपको कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताएं। क्या ये डायग्राम पूरी तरह से प्रॉपरली आपको समझ आ गया? इसी तरह की सारी बातें प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी एंड वी मस्ट इवेल्युएट द प्रपोजल कि क्या हमें टीक्यूएम को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए या नहीं। हम ये देखेंगे कि टीक्यूएम को आज हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट, टीक्यूएम को हम जैसे ही इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से हमारी क्या कॉस्ट, और इन दोनों को देखकर ही हम क्या कर पाएंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे।